शहीद हो चुका हूं ना, मैं शहीद हो चुका हूं ना, मैं मर चुका हूं ना। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द मोअज़्ज़ज़ अबायाद नाम के पैलेस्टीनियन पहलवान के हैं, जिसको कुछ महीने पहले इजरायलियों ने उठाया था और उसकी जो हालत कर दी है, जिस बुरी तरीके से उसने इसका बिल्कुल लंगड़ा रहा है, वो सूख के काटा हो गया है। और उसने जो हृदय वर्धक बातें बताई हैं कि इजराइल का जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री जिसके अंदर प्रेजेंस है, इतमार बिन गिविर, इजरायलियों ने इतना मारा उसको हर जगह इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए कि वो मर गया समझ के। और उसकी लाश पे उसकी जो तथाकथित लाश, जिंदा था वो, लेकिन उसकी लाश समझ के जो इजराइल का मिनिस्टर नाचा उसके ऊपर कूद कूद के लाश बन के। ये खबरें इतनी भयंकर हैं, ये खबरें सारी आ रही हैं फिलिस्तीन से। और मैं इसमें देखिए बात एक्साइटमेंट की नहीं है, बात यह है कि आपको इस मतलब बात गुस्से की और रोष की नहीं है, बात यह है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जो मैं उसका वीडियो भी कल जारी करूंगा। इसके पहले मैंने हिजबुल्लाह का जो हुद जो ड्रोन है उसका एपिसोड 2, कैसे उसने जो सीरियन गोलन हाइट्स में जो इजराइल के इंस्टॉलेशन थे उसमें घुस के पूरा पिक्चर्स ले ली। और हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इस तरह से एक साथ हजारों रॉकेट छोड़ेगा। 150 जो इंस्टॉलेशन है, पहले एपिसोड में हाइफा की पिक्चर्स ली थी, दूसरे एपिसोड में सीरियन गोलन की। कौन सा इजराइल का कोई हिस्सा नहीं बचा। और नसरुल्लाह ने लड़ाई डिक्लेयर कर दी है। और आज भी देखिए, जो आज हम डेली राउंड अप आपके बीच लाए हैं, उसमें भी देखिए पूरी तरीके से। सबसे पहले मैंने मुअज़्ज़ज़ अबायाद की इस हालत से शुरू की, क्योंकि इसी तरीके के हालात हैं। और हमेशा मैं शुरू करता हूं घटनाओं से, लेकिन मैंने आज सोचा यहां से शुरू करूं कि मैं मर चुका हूं। उसने जब उसको रिलीज कर दिया और फिलिस्तीनियों के बीच आया, तब वो कह रहा है मैं मर चुका हूं, खत्म हो चुका हूं। ये देखिए बहुत ही मतलब इस तरह की हवा। अब इसके बाद जो है कोई समझौता, और इसीलिए देखिए हमास कह रहा है कोई समझौता नहीं, आर पार की लड़ाई होगी अंत तक, जब तक इजराइल नेस्तनाबूद ना हो जाए। अब आप देखिए हम उस पे आते हैं जो आज की घटनाएं हुई। सबसे पहले नित्जनाई ओज चेक पॉइंट, वेस्ट बैंक की घटनाओं पे पहले आते हैं। नित्जनाई ओज चेक पॉइंट तुलकरेम के वेस्ट में रेजिस्टेंस फाइटर्स ने गोली चलाई। उसके बाद देखिए बलाता कैंप जो नेबुलस में है, वहां जबरदस्त लड़ाई हुई, आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद नेबुलस के ही अल माजिन इलाके में बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए जो गाजा पे हम आते हैं, गाजा में कई घटनाएं हुई आज। और गाजा की जो लड़ाई है, देखिए जो अल अक्सा मार्टियर्स ब्रिगेड है और जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कपाट है। कोई मुझसे एक क्वेरी आई थी, उन्होंने कहा था कि जो आप गाजा का हमास के बारे में बोलिए और वेस्ट बैंक का फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बारे में बोलिए। देखिए इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक एक ग्रुप का हम नाम नहीं लगेंगे। हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में ग्रुप्स का बताया था कि कितने पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के ग्रुप्स हैं, 6 या 8 जो मेन ग्रुप्स हैं, सबके नाम और सबका एरिया ऑफ ऑपरेशन। लेकिन हम फिर आपको बताएंगे अलग से। लेकिन हमें इसमें जब देखिए हम नाम भी किसी का ले सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि सब कुछ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के ओवरऑल अम्ब्रेला जो मिलिटेंट ग्रुप्स ने वहां पर बनाया है उसके तहत आता है। अब देखिए जो यहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने राफा में, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जो आईडीएफ की आर्मी व्हीकल्स हैं उन पे बम्बार्डमेंट की। फिर काबरी एक जगह है नॉर्थ वेस्ट इजराइल में, जहां पर हिजबुल्लाह की संभवतः, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं था हिजबुल्लाह की, हालांकि घटनाएं जो हिजबुल्लाह ने की मैं बाद में उस पर आऊंगा, लेकिन ये एक बीच में ये क्लियर नहीं हो रहा था पहले कि ये हिजबुल्लाह ने किया या हमास या पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, लेकिन फिर साफ हुआ कि हिजबुल्लाह ने किया। काबरी में ये मार हुई। उसके बाद देखिए जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने गाजा से जो वार किया वो होलेत, यातीत और एबी शलोम, 3 इजरायली सेटलमेंट जो गाजा से सटे हैं, उनमें बमबारी की जबरदस्त। फिर देखिए जिकिम मिलिट्री साइट पे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने 107 टाइप रॉकेट से बमबारी की। अब आगे बढ़ते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो वेस्ट ऑफ गाजा सिटी है, वहां पर हेवी कैलिबर मोटर शेल्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारे इजरायलियों के ऊपर। उसके बाद देखिए जो सलादीन गेट है राफा के साउथ में, उसमें जबरदस्त बमबारी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने की।
फिर आप देखिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है साउथ वेस्ट गाजा में, वहां पर मॉर्टर शेल्स छोड़े, सब ये आईडीएफ के कॉन्सेंट्रेशन पे। फिर देखिए एक आईडीएफ का स्काईलार्क ड्रोन अपने कब्जे में कर लिया। पूरा ऐसे ड्रोन वो लोग अपने कब्जे पे करते हैं, कई बार मैं बता चुका हूं, ड्रोन सीधे सीधे मारते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अशदोद, एश्केलॉन, सिदरौत, ये 3 जो इजरायली सेटलमेंट हैं जो गाजा से लगे हुए हैं, यहां पर बमबारी की। फिर देखिए नेत्जरीम एक्सेस पे, जहां पर बुरी तरह से भुस भर दी है इजराइल की, वहां पर मार की। उसके बाद देखिए जो तल अल सुल्तान नेबरहुड है, जो बड़ा मतलब एक तरह से शुजैया कब्रगाह बन गया है, और तल अल सुल्तान भी कब्रगाह बन गया है इजरायलियों की। और आपको बताएं शुजैया के संदर्भ में, जो मैंने कल आपसे कहा था कि शुजैया इजरायलियों की कब्रगाह बन गया है, उसका कल मैंने जब बोला, उसके बाद सुबह आज उसका वीडियो आ गया। उसका वीडियो मैं देखिए कल 2-3 वीडियोस मिला के आपको दिखाऊंगा, उसका वीडियो आ गया। उसमें एक्चुअली वही बात है कि उसमें पूरा आप देख सकते हैं कि शुजैया में पूरा इजरायली व्हीकल्स पूरी पटी हुई हैं, मतलब एक के बाद एक उसमें उनके डेब्रिस, उनका मलबा, जैसे पूरा मतलब वो एक कहानी कह रहा है इजरायली कमजोरी की, इजरायली पूरा डिस्ट्रक्शन की, कि इजराइल किस तरह से डिस्ट्रॉय, इजराइल को किस तरह से हमास ने डिस्ट्रॉय किया, ये वो कहानी कह रहा है। और उसमें फिलिस्तीनी बच्चे वी का साइन दिखा रहे हैं। अब आप सोचिए। तो ये मैं बता रहा था तल अल सुल्तान में जो एक शाउन एरिया है, कबीला तराबिन कंपाउंड है शाउन एरिया, उसमें वहां पर अल यासीन 105 शेल से आईडीएफ की फोर्सेस पे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमला किया। फिर देखिए 2 टैंडम शेल्स तल अल हवा में ही का अल जहार जंक्शन, वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने वार किया। फिर देखिए तल अल हवा में, वेस्ट तल हलावा में एक घर के अंदर जो इजरायली सोल्जर्स बंद थे, अपने को छुपा के रखे हुए थे, वहां पर बमबारी की, जिसमें 6 इजरायली सोल्जर्स या तो मारे गए या घायल हुए। इस घटना की देखिए और एक खास बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद देखिए जो और भी जो आईडीएफ की जो गैदरिंग्स थी तल अल हवा में, उसमें कम से कम 3 बार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मार की। फिर आप देखिए हिजबुल्लाह पे आते हैं। हिजबुल्लाह ने आज क्या क्या किया। आज एक जौरा सीरियन, भाई देखिए अब जो वीडियो सीरियन गोलन हाइट्स का था ना, जो हुदूद वाला, अब इसमें ऑलरेडी मारना शुरू कर दिया हिजबुल्लाह ने जौरा, जो कि उसी सीरियन गोलन में है, और उस पे उसने आज कत्यूशा रॉकेट्स छोड़े। उसके बाद शुतला जो सेटलमेंट है, उसमें भी रॉकेट्स छोड़े, और उसमें 2 इजरायली सेटलर्स के मारे जाने की खबर है। नंबर 3, एरियल अटैक हिजबुल्लाह ने किया, जो यार्दन बैरिक्स, इजराइल के 210th डिवीजन, जो इजरायली सेना की 210th डिवीजन है, उसके यार्दन बैरिक्स पे सीधे हमला किया। और यह भी हमला एक इजराइल ने जो हमला किया था लेबनान पे कल, उसके जवाब में था। फिर देखिए, फिर इजराइल के जो एक रमता और समाका साइट, जो कि कफर शुबा हिल्स जो इजराइल में है, वहां पर हैं, उस पे भी हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे मार की। अब देखिए एक खबर आती है कि इराक ने फिर से हाइफा पे जबरदस्त तरीके से बमबारी की, और इस बार जो बमबारी थी उसमें बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ, क्योंकि 2 वहां पर शिप्स थी जो कंस्ट्रक्शन के लिए लाई गई थी, जो कि ऑलरेडी यमन ने डैमेज कर दी थी। उस पे सीधे सीधे इराकी रेजिस्टेंस का एक रॉकेट आके गिर गया। अब आप ये सोचिए कि जो यमन और इराक कोऑर्डिनेशन कर रहा है, आपको हैरत नहीं होती? इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन कि मतलब उसमें यह हालत है कि जो यमन जो है मतलब इजराइल, ये इराक और यमन में कोऑर्डिनेशन देखिए कि यमन ने डिस्ट्रॉय किया एक शिप डिस्ट्रॉय की। फिर जब वापस हाइफा में रिपेयर्स के लिए आई, तो इराक ने उस पर मार दिया। ये कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है? ये तो इस तरह के मूव्स तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुए, वियतनाम वॉर में नहीं हुए, इतने सारी वॉर्स हुई हैं उसके बाद, मतलब 1990 से लेके अभी तक कहीं ऐसी चीज इस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। रशिया और यूक्रेन में भी वॉर चल रही है, वहां भी अद्भुत चीजें हो रही हैं, जो कि मैं बना नहीं पा रहा हूं उस पर वीडियो। मैं आपसे वादा करता हूं कल से मैं शुरू करूंगा।
और कई बार वादा कर चुका हूं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं कल से ज़रूर शुरू करूँ। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन है, इस पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप देखिए, एक खबर आती है कि हाँ, एक खबर यह आती है कि एक और जो हिजबुल्लाह ने हदब यारीन और बिरकित रिशा साइट्स में हमला किया। उसके बाद मलकिया, यफ्ता, रमोद, नफ्ताली, इन सारी साइट्स में हमला किया। एक और हमला इराकी रेजिस्टेंस ने ओरोत राबिन जो पावर स्टेशन है खदेरा हदेरा में, ये कल भी किया था, उसने दोबारा किया। अब देखिए, हम कुछ ऐसी खबरों पे आते हैं जो एक बड़े मानवीय पहलू जो युद्ध का है उससे जुड़ी हुई है। मैंने शुरुआत में आपको एक फिलिस्तीनी प्रिजनर की हालत के बारे में बताया था। अब देखिए, खबर आती है कि 500 फिलिस्तीनी परिवार, 500, हर परिवार में 6 से 7 लोग, इनका पूरा नाम और निशान सिविल रजिस्ट्री से गायब हो गया। मतलब 500 ऐसे परिवार हैं, बाकी सब परिवारों में देखिए, अभी तो मैं आपको बताऊंगा एक और बहुत बड़ी खबर है जो अमेरिका से आई है, जो अमेरिकन एजेंसीज ने खुद कैलकुलेट किया है। वो जो हमास ने जितना कहा है कि जितने फिलिस्तीनी मारे गए, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है वो। और ये, लेकिन देखिए, सबसे पहली खबर ये, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए कि 500 फिलिस्तीनी परिवारों का नामो निशान, कोई मेंबर नहीं बचा है। 500 परिवार, कोई मेंबर नहीं बचा है। उसके बाद देखिए, दूसरी खबर आती है कि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसने एक 500 पाउंड बम का जो शिपमेंट है वो इजराइल को दोबारा उसने भेजने की मंजूरी दे दी, और अमेरिका शांति की बात करता है। फिर एक खबर आती है, देखिए, एक और प्रिजनर लौटता है और वो जो हालत बताता है, डॉक्टर इसाम अबू अजवा। ये 200 दिन इजरायली प्रिजन में थे। जिससे मैंने शुरू किया, वो जो पहलवान थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। ये 200 ये डॉक्टर इसाम अबू अजवा को 200 दिन बाद इजराइल ने रिलीज किया। इनको 7 अक्टूबर के बाद उठाया था। और डॉक्टर अबू अजवा ने कहा है, ये पहले अल ममदानी बैप्टिस्ट हॉस्पिटल नॉर्दर्न गाजा में उसको ये हेड करते थे, वहां से इनको उठाया गया और इन्होंने कहा कि ये कैदियों के बीच ले जाए गए, पता नहीं कहाँ, इनकी आंख में पट्टी बंधी थी और एक ऐसी जगह इनको रखा जहां बहुत ही ठंड थी। ठंड से मतलब जितनी ठंड मौसम में थी उससे ज्यादा ठंड थी। पता नहीं क्या किसी आर्टिफिशियल तरीके से इजराइलीज ने क्रिएट की थी। और उस माहौल में इनको घंटों इस तरह से छोड़ दिया गया और उसमें ये लोग ठुठुरते रहे और फिर इनके सारे कपड़े उतार दिए। तो पूरा नग्न अवस्था में इनको एक, मतलब समझ लीजिए, ऑलमोस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर में घंटों रहना पड़ा, घंटों। इनके हाथ आके हैंडकफ कर दिए गए और ये लगातार 125 दिन इनको इस तरह से रखा गया। अब आप ये बताइए, 125 दिन इनको इस तरह से रखा गया और इन पे ठंडा पानी भी डाला गया। और भी प्रिजनर्स जो थे उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा था। उसके बाद फिर इंटरोगेटर्स बदले, मतलब जो इनको जो देख रेख कर रहे थे उसमें, फिर देख रेख क्या मतलब टॉर्चर कर रहे थे। उसके बाद दूसरा सेट आया और दूसरे सेट ने जब ये जाना कि ये सर्जन है, तो इन्होंने कहा कि तुम जिंदगी में तुम सर्जरी नहीं करवाओगे, तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे, हम तुम्हारे हाथ पैरालाइज, तोड़ेंगे भी नहीं, पैरालाइज कर देंगे। हाथ को पैरालाइज करने की खास तकनीक होती है, पूरा हाथ पैरालाइज हो जाता है। कुछ वो तकनीक शोले में लास्ट में जो गब्बर सिंह को संजीव कुमार मारता है और उसको अपने पैर, उसके जो जूतों में जो कील है उसको एक खास पॉइंट पे हाथ में, आपने देखा होगा, मारता है, उससे हाथ उसका पैरालाइज हो जाता है। तो उस तरीके की चीज ये लोग कह रहे थे कि इन्होंने थ्रेटन की और उस पर इन्होंने कहा, अबू अजवा का जवाब था, बहादुरी देखिए, कि तुम ये कर दो, तुम पैरालाइज हमारे हाथ कर दो, मैं अपने पैर से सर्जरी करूंगा और जिस दिन मैं छूटूंगा या तो हमको मार दो, नहीं तो जिस दिन मैं छूटूंगा उस दिन मैं चाहे व्हील चेयर पे हूं, मैं सीधे अपने काम पे वापस अस्पताल जाऊंगा। और ये जब बाहर आए, इनकी बहुत बुरी हालत, इनका वेट कम से कम 30 किलो घट गया, फिर भी ये जाके सीधे अस्पताल में गए, जो भी अस्पताल बचे खुचे हैं गाजा में,
और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये तो देखिए मतलब स्पिरिट है। फिर आप देखिए कि एक और कैदी महमूद अल दिबई, इनको भी छोड़ा। और इन्होंने ये मई 2022 7 अक्टूबर के पहले से, 7 अक्टूबर 2023 के पहले से मई 2022 से ये बंद थे और बहुत मुश्किल से इनको छोड़ा। इन्होंने हंगर स्ट्राइक अंदर की। उसके बाद 7 अक्टूबर के बाद ये भी कह रहे हैं कि बहुत ही असंभव सी परिस्थिति थी। इनको एक गर्म खौलते पानी में रखा गया। गर्म खौलते पानी में इनको करीब 2-2 घंटा रखा गया और जब इनकी चमड़ी निकलने लगती तब इनको निकाला जाता। और इन्होंने कहा है कि ये पूरा जैसे जिंदा लाश, वहां पर 2000 कैदी फिलिस्तीनी जो हैं जिंदा लाश में तब्दील हो गए हैं। उनको खाना पीना कुछ नहीं मिलता है, वो शेव नहीं कर सकते। वो मतलब आप उनके मतलब आवाज सुनाई पड़ती है रोज कि उनकी हड्डियां टूट रही हैं, उनकी हड्डियां टूट रही हैं, इसकी आवाज सुनाई पड़ती है। दिल दहला देने वाली ये सब चीजें। और उनका भी हाथ इसी तरीके से, उनका भी एक हाथ टूटा है और उनका हाथ भी इसी तरह से उन्होंने कहा, उनके जैसे जो इजरायली जो वहाँ के प्रिजन गार्ड्स हैं उनके हेड ने बाकायदा उनका हाथ तोड़ा। और इनको भी मिलने जो इतबार बिन गिविर है ये आया और इसने भी इनको बुरा भला कहा, अपने जूते से इनको मारा और उसके ऊपर ही बिल्कुल नाचने की शक्ल में। जैसे शुरुआत मैंने कही थी कि इजराइल का सिक्योरिटी मिनिस्टर और जो पहले जो कैदी सबसे पहले जिनके बारे में शुरुआत में हमने बताया जो पहलवान थे, उनको मरा समझ के उनके ऊपर नाचा। अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण बात एक और है कि ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने हमास को और फिलिस्तीनी जनता को मैसेज भेजा और उन्होंने कहा है कि ईरान हमेशा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस हमास को सपोर्ट करेगा। हमने दिखाया उस दिन इजराइल पे डायरेक्टली स्ट्राइक करके, जब स्ट्राइक किया था 13 अप्रैल को। और उन्होंने कहा कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी है, मानवीय हमारी ड्यूटी है और इस्लामिक ऑब्लिगेशन है। हमारी मानवीय ड्यूटी है और हमारे धर्म का भी एक ऑब्लिगेशन है, तकाजा हमें सपोर्ट करना ही करना है। क्योंकि ये चीज सऊदी अरेबिया क्यों नहीं समझता? ईरान कह रहा है हम सपोर्ट करेंगे, ज्यादातर जनता वहां की सुन्नी है, आप जानते हैं। और ईरान कह रहा है कि इस्लामिक ऑब्लिगेशन है हमारा, सऊदी अरेबिया का इस्लामिक ऑब्लिगेशन नहीं है। तो किस बात के तुम इस्लामिक बने हुए हो? नहीं, रोज आप देखिए इसमें ये मत कहिएगा कि आप सऊदी अरेबिया को कुछ कह के वो गाली दे के क्या होगा। बहुत कुछ होगा। जनता जिस दिन गाली देने लगेगी इसी तरीके से आवाज बढ़ते 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 बहुत सारी चीजें। आज मैं एक मुंसिफ टीवी के उसमें था डिस्कशन में, जिसमें मुहर्रम पे बात हो रही थी और उसमें यही बात हो रही थी कि इतने साल पहले 680 में करबला की घटना हुई, आज तक इंसाफ के खिलाफ, बेइंसाफी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई के रूप में उसको जाना जाता। और मैंने ये भी बताया कि कैसे हुसैनी ब्राह्मण लड़ने गए थे हजरत अली के बेटे हुसैन के लिए और वो वहाँ वक्त से नहीं पहुँच पाए। उसके बाद उनको वहाँ पर कई लोगों की कब्रें वहाँ पर हैं। यहाँ वो हुसैनी ब्राह्मण एक्चुअली मोहियाल, बाद में उनको हुसैनी ब्राह्मण कहा गया, मोहियाल ब्राह्मण, जिसमें आप सुनील दत्त थे वो भी मोहियाल ब्राह्मण थे और जो जनरल वैद्य जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे 1980s में वो भी मोहियाल ब्राह्मण थे। इस तरह से बहुत लोग हैं। खैर, तो इसमें देखिए पेजेश्कियान साहब ने और कहा कि जो इमाम खुमैनी है, इमाम खुमैनी उनका यह आदेश हम लोग के लिए हमेशा, ईरान के हर नेता के लिए है कि फिलिस्तीन की मदद सर्वोपरि है। फिलिस्तीन की मदद करना मतलब ईरान के राष्ट्रीय हित की रक्षा करना। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने ये भी अच्छा, फिर इस्माइल हानिये जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया, हमास के लीडर, उनको उन्होंने कंडोलेंस दी और उन्होंने कहा कि जब तक सारी राइट्स रिस्टोर नहीं हो जाएंगी फिलिस्तीनियों की, उनको आज़ादी नहीं मिल जाएगी और जब तक अल अक्सा मस्जिद लिबरेट नहीं हो जाएगी, मुक्त नहीं हो जाएगी, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और उन्होंने इस्माइल हानिये साहब से कहा कि हमें जो आपके साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, उसका बदला हम लेंगे, ये उन्होंने कहा। तो ये जो देखिए पूरी बातें हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो, और मैंने आपसे कहा था कि जो एक रेजिस्टेंस की जो एक लड़ाई हुई है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें देखिए क्या हुआ कि गाजा में
अब 3 तरफ से इजरायली सोल्जर्स ने कम से कम 7 या 8 फिलिस्तीनी लड़ाकों को घेरे रखा था। कल मैंने शुरू किया था कि एक हमास का फाइटर और 13 इजरायली सैनिक। आज स्थिति ये थी कि करीब समझिए 6 से 10 हमास के फाइटर्स और चारों तरफ करीब 70 से 80 इजरायली, और वो भी उनकी तरफ जो आगे बढ़ते गए, हमास के सिपाही हटे नहीं। ये देखिए नया तरीका। पहले क्या है, हमास मार के भागता था, हिट एंड रन, या हिट एंड स्टे, मतलब मार के छुपता था फिर मारता था, और कई टैक्टिक्स, बहुत सारी टैक्टिक्स हमास ने अपनाई है। मैंने एक एक आपको सब बताई है। अब इस बार क्या हो रहा है, अब जो ये नई टैक्टिक, कल भी हमने देखा, आज भी हमने देखा कि हमास के सिपाही खड़े रहते हैं, इजरायली सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ते हैं, और इजरायली सोल्जर्स ये सोचते हैं कि इनको जिंदा पकड़ा जाए। भाई एक तो गोली मारने का, ये भी देखिए कितनी अजीब सी बात है, गोली मारने का आदेश सिविलियंस को है कि तुम्हें फिलिस्तीनी सिविलियन को देखो, औरत बच्चे बूढ़े जो भी, उनको गोली मार दो, लेकिन सोल्जर्स को पकड़ने की कोशिश करो। ये देखिए, ताकि उनको टॉर्चर किया जा सके, उनको इस तरह से की। तो सोल्जर्स को ये तो हमास के सोल्जर्स आते हैं, खड़े होते हैं, इजरायली सोल्जर्स उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, और फिर क्या होता है, माइन फट जाती है। माइन फट जाती है, कल फट गई, आज फिर फट गई। तो ये एक बेट की तरह, इसको कहते हैं ना, ये एक बेट की तरह की, ये देखो लुभा के, जैसे बिल्ली के, ये कुत्ते के आगे आप एक टुकड़ा फेंकते हैं ताकि वो उस तरफ आए, उस तरीके से ही अपने को खतरे में डालते हैं हमास के फाइटर्स। इजरायली सोल्जर्स उनके नज़दीक आते हैं, और माइंस उस एरिया में वो एरिया पूरा माइन रहता है, और फिर वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। आज भी देखिए ब्लास्ट हुआ है, कितने इजरायली सैनिक उसमें घायल हुए हैं, कितने मारे गए हैं ये नहीं पता। हेलीकॉप्टर्स आए और उन्होंने इवैक्यूएट करने की कोशिश की। आपको एक चीज़ और बता दें कि पूरा जो जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पे रशिया को बुरी तरीके से नेटो घेरने की कोशिश कर रहा। अब इसमें वीडियो बहुत ज़रूरी हो गया है, मैं कल ज़रूर इसमें दूंगा कि रशिया को किस तरह से पूरे नेटो फोर्सेस, पोलैंड से लेके फ्रांस से लेके, और उसकी वजह क्या है, वजह यूक्रेन नहीं है, वजह गाजा है। जो गाजा में रशिया ने स्टैंड लिया है, मोदी तक को बुला लिया, मोदी जबकि अमेरिकन और इजरायली कैंप में हैं, उनको बुला के और एक मैसेज दिया दुनिया को कि देखो मोदी मेरे साथ है। और उसको जो प्राइवेट में जो मोदी से बात, जो रशिया ने डांट लगाई है, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है एक अलग से वीडियो आप बनाइए, उसमें भी मैं देखिए कोशिश करूँगा। मैं देखिए अकेला हूँ और इतने सारी डिमांड्स हैं। ये एक्चुअली जो मेरे साथी जर्नलिस्ट हैं, रविश कुमार हो गए और बाकी अजीत अंजुम हो गए, मैं किस किस का नाम लूँ, इन लोगों को शेयर करना चाहिए कुछ, लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं। संजय शर्मा हो गए 4 PM न्यूज़ वाले, ये लोग कुछ भी, मतलब कोई आप मतलब शायद पता नहीं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप पैसा कमाने में लग गए होंगे, या जो भी कारण हो, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं अरे हमारा तो 70 लाख रुपए महीना आता है, हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत। खैर आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं, हमारे ऊपर और प्रेशर पड़े, भगवान करे और हम आपके सामने और वीडियोस बना के लाएं। और आज देखिए 2 वीडियोस आए, कल मैं रशिया यूक्रेन और कुछ एक वीडियो आएगा उसका, एक आएगा जो गाजा से संबंधित जो कुछ प्रिजनर्स की हालत है उस पर, और कुछ एग्रेसिव वीडियोस भी मैं उसमें डाल सकता हूं। और फिर जो डेली राउंड अप कल है, यानी 12 जुलाई का है, वो भी आपके सामने आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।